स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर वी आर अबाउट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सॉल्यूशंस के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और जो कल हमने बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने कल बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सॉल्यूशन बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कल हमने बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लिया था और फिलहाल मैंने दोबारा से ये चीज यहाँ पर अभी बताई है, ये मैंने बुकलेट से उठाई है अपने, तो आप लोगों को सबके पास ये चीज है ऑलरेडी, तो उसमें आप ध्यान करेंगे। ये मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो जैसे फॉर सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड, जो है सॉल्वेंट है पर उसमें गैस डाला गया है, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैं जब भी आपको रिडक्शन करवाता हूं, एक रिडक्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो ये सॉलिड्स हैं और H2 हमारा क्या है, गैस। तो गैस इन सॉलिड बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब लिक्विड को लिक्विड में डाला जाता है, लिक्विड को सॉलिड में डाला जाता है, एमालगम, एमालगम कल हमने बताया, एमालगम वाली बात बताई हम लोगों ने लिक्विड का। इसका एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरा कोई मुझे बताएगा, एक बहुत ही फेमस रिडक्शन में, क्लेमेंजन रिडक्शन में। यस, बताएंगे, फटाफट से बताओ। क्लेमेंजन रिडक्शन इसी का एग्जांपल है। यस यस, ZnHg। ZnHg is what? Amalgamated zinc. तो amalgamated zinc is a perfect example of liquid in solid. तो कल को MCQ में आ जाए कि कौन सा एजेंट इसमें से लिक्विड इन सॉलिड टाइप का एक सोल्यूशन है और उसमें amalgamated zinc हो या फिर क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। सो यहां पर और करके हम ये भी लिख सकते हैं, amalgamated zinc। इसके बाद जैसे सॉलिड इन सॉलिड की बात है, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, इसको, या फिर गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड का इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, परफेक्ट एग्जांपल। सॉलिड इन लिक्विड का ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो क्या आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है कि ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया और इनमें से बताओ कि सॉल्यूट कौन है या फिर सॉल्वेंट कौन है, ये आ सकता है। या फिर अमालगमेटेड जिंक दे दिया और बताया हो इसमें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वांट टू डिस्कस कि ये क्वेश्चंस है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है 2023 में बोर्ड में, इतनी बात तो तय है। एग्जाम्पल पूछ सकता है, या एग्जाम्पल बताकर हमें ये बताना होगा इसमें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। बहुत अच्छा MCQ बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये कल मैंने डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेबल है, ये आप लोगों की बुकलेट में हम लोगों ने प्रोवाइड की है, बुकलेट में से ही उठाया है ये टेबल, कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को ऑबे करते हैं और पॉजिटिव डेविएशन वाले भी नहीं करते, नेगेटिव डेविएशन नहीं वाले करते। ये दोनों देखो नॉन आइडियल है, मैंने कल बताया था ना, नॉन आइडियल 2 भागों में बट सकता है। नॉन आइडियल 2 तरह से हो सकता है, मैंने कल डिस्कस किया था। तो इसमें डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग दोनों 0 है। इसमें डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ये करेक्शन कर लीजिएगा अपने बुकलेट्स में प्लीज, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। यहां पर कल मैंने आपको बताया था डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है तो 0 से बड़ा होगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 से बड़ा होगा। यहां पर डेल्टा H मिक्सिंग 0 से छोटा होगा और डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 से छोटा होगा। कल मैंने एक और बात बताई थी कि ये जो नेगेटिव डेविएशन होता है ये वार्म हो जाता है। वार्म मतलब एक सॉल्यूशन बनते ही गर्म हो जाता है। अगर आपसे पूछे वो कौन है
तो नेगेटिव डेविएशन वाले वार्म होते हैं और पॉजिटिव डेविएशन वाले थोड़े से कोल्ड होते हैं सॉल्यूशन बनते ही। फोर्थ पॉइंट इन्होंने यही बताया है, ये इतनी बड़ी बात से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ओल्ड फोर्सेस इक्वल टू न्यूअर फोर्सेस, ये यही बताना चाहते हैं। और यहां पर ये बताना चाहते हैं कि नए वाले फोर्स वीक हैं जिसकी वजह से नया प्रेशर ग्रेटर है। देख पा रहे हैं आप क्या कह रहा है? ये देखो इस लाइन में देखो, आप इस वर्ड को देखो ध्यान से, कह रहा है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, जबकि राउल्ट लॉ क्या कहता था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, ये कहता था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ मानने वाले आइडियल सॉल्यूशन ये कौन सा है? जिसमें ज्यादा है प्रेशर। प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब एस्केपिंग ज्यादा होगी, पॉजिटिव डेविएशन। और इसके केस में क्या है? पी ए छोटा है, पी ए छोटा है पी नॉट ए काई ए से। तो इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये एक दे दे, ये एक केस दे दे आपको और इसके नीचे 4 ऑप्शन दे दे कि बताओ ये किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे। तो आप उस तरह से देखेंगे। यहां पर यही बताया जा रहा है कि न्यूअर फोर्सेस ओल्डर फोर्सेस बराबर है, यहां पर वो ज्यादा है, यहां पर वो कम है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि एस्केपिंग टेंडेंसी जो नया सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। यहां पर बताया जा रहा है एस्केपिंग ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब नए फोर्सेस वीक बन रहे हैं। नए फोर्सेस अगर वीक होंगे तो ज्यादा एस्केप करेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। और यहां पर अगर नेगेटिव डेविएशन की मैं बात करता हूं तो यहां पर एस्केपिंग कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव डेविएशन का मतलब है नए बॉन्ड स्ट्रांग बन रहे हैं। नए बॉन्ड अगर स्ट्रांग होंगे तो कैसे एस्केपिंग होगी भाई? नए बॉन्ड्स अगर स्ट्रांग होंगे तो नए बॉन्ड्स मतलब सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नए बॉन्ड स्ट्रांग बन रहे हैं, वो एस्केप नहीं करेंगे। जल्दी बता दीजिए नए बॉन्ड स्ट्रांग कब बनते हैं? जब नए बॉन्ड्स में मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है कहां पर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और यहां पर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? मतलब पुराने सॉल्यूट या सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट जो नए बॉन्ड हैं सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये ध्यान करना है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हियर वी आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम माय डियर, दैट इज एग्जाम्पल। डबल स्टार का मतलब है यार छोड़ ही नहीं सकते तुम उस टॉपिक को, वो टॉपिक पेपर में छप गया है। डबल स्टार टॉपिक का मतलब ये है, जहां मैं डबल स्टार मार रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है मुझे सीबीएसई में कि बेंजीन और टोलुइन, 4 ऑप्शन बताओ ये किस तरह का, एमसीक्यू बताओ ये किस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है आइडियल। एक बहुत ही आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूं, आइडियल में एक बहुत ही हिंट है, टिप है कि टिप ये है कि दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होगा। बोथ द कंपोनेंट्स will have almost same mass, तो वो सील कर देना, वो आइडियल है। और जब अब ये देखना कि दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो विच लैक्स H बॉन्डिंग, मतलब अल्कोहल ना हो, बेसिकली एल्केन हो, बेसिकली एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, बेसिकली एल्केन होंगे और हेलो एल्केन हो, बस तो समझ जाओ वो आइडियल है। ये टिप ऑफ द डे है कि अगर दो कंपोनेंट जिनमें या तो दोनों एल्केन है या दोनों हेलो एल्केन है, जिनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, आसपास है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप को लाई करते हैं, या तो वो दोनों ही एल्केन फैमिली को लाई करेगी या तो वो बिलोंग करेगी दोनों हेलो एल्केन को, आंख बंद करके आइडियल सॉल्यूशन। पर अगर कुछ अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, तो भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ना, तो या तो इनके पुरानों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या तो इनके नए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जहां पर भी आपको अल्कोहल मिल जाए, कीटोन मिल जाए, अमाइन मिल जाए, भाई ये पॉजिटिव डेविएशन और नॉन नेगेटिव डेविएशन का ही क्वेश्चन होगा, नॉन आइडियल।
तो ये टिप ऑफ द डे है। जैसे सपोज करो एसीटोन और इथेनॉल, ये वाला एग्जांपल जहां पर मैं अभी लिख रहा हूं। आपने देखते ही समझ गए, पेपर में आ गया कि ये एक पेयर है और बताइए ये पेयर किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने देखिए सर ये तो अल्कोहल है, और आपके ही बात के अनुसार अगर अल्कोहल है या कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो आइडियल नहीं होगा। तो अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आइडियल है तो सर वो तो नहीं होगा आंसर, इतनी बात तो तय है। देन व्हाट्स नेक्स्ट सर? तो एसीटोन और इथेनॉल, 2 मिनट का समय लो, एक गहरी सांस लो और ये समझिए कि मैं कह रहा हूं एसीटोन मतलब ये एक बीकर में है, ऐसे लिखो पेपर में अपना मन में, और इथेनॉल ये है एक अलग जगह है जब दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो बस आपको आंसर मिल गया। क्योंकि जब ये अल्कोहल है एक जगह पर तो इसका मतलब अल्कोहल में, अल्कोहल वाले कंटेनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, पर जैसे आपने अल्कोहल के साथ कीटोन को मिक्स कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई अल्कोहल की, तो इसका मतलब नए बॉन्ड वीक बनेंगे, नए बॉन्ड वीक बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, नए बॉन्ड वीक बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन। तो जहां पर भी अल्कोहल दिख जाए ना आपको, मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, सो व्हेनेवर अल्कोहल इज मिक्स्ड विद एनीथिंग, whenever alcohol is mixed with anything, आंख बंद करके पॉजिटिव डेविएशन, आंख बंद करके पॉजिटिव डेविएशन। alcohols always shows positive deviation, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल को अकेला छोड़ा जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, 99% काम करता है, एक आधी जगह पर दिक्कत करता है। और यहां पर जैसे ये रहे एसीटोन एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये इकलौता है कार्बोक्सिलिक अल्कोहल का केस, बहुत रेडिली नहीं आता, ये एस्टर फॉर्मेशन के लिए होता है, ज्यादातर नहीं आता ये केस, तो इसको छोड़ दोगे तो आप लोग देखोगे 99% केस में जब भी अल्कोहल होगा तो अल्कोहल जब एक टम्बलर में होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, जब उसमें कोई दूसरी आइटम मिला दोगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसका मतलब नए बॉन्ड, कोई दो राय नहीं है, वीक होंगे, और नए बॉन्ड अगर वीक होंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, नए बॉन्ड अगर वीक होंगे तो एस्केपिंग ज्यादा होगी, एस्केपिंग ज्यादा होगी, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यस, चलिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं, हाँ जी बेटा बताएं। आइडियल में ये रहे इतने सारे एग्जांपल है, भीड़ लग रही है यार, क्या बात कर दी तुमने। ये रही थर्ड, ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, हेनेहेप्टेन है ये, हेनेहेप्टेन, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हेप्टेन। तो भाई सही तो बात है, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। सबसे पहले ये पेपर में आ गया किस तरह का डेविएशन दिखा रहा है। तुमने 2 मिनट सुकून की सांस ली और कहा सर ये दोनों तो एल्केन है, और आपने ही कहा था जब एल्केन होंगे या हेलो एल्केन होंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन होने के 99% हकदार हैं, तो सीधे आइडियल सॉल्यूशन पे टिक करो और अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। आते हैं हम आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative properties. So colligative properties are actually what? Those properties which depends on number of moles of solute. Properties which depends on number of moles of solute. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स पे निर्भर करते हैं, सोल्यूट के मोल्स, नॉट ऑन देयर नेचर, बट नॉट ऑन देयर नेचर, उसके स्वभाव पे डिपेंड नहीं करते। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं आप लोगों के सिलेबस में। पहला RLVP, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर का कम हो जाना, कम क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है,
आप समझो मेरी बात। वेपर प्रेशर का कोई लॉजिक नहीं है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर मतलब व्हेन द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड, the pressure exerted by vapors of any liquid is become equal to the atmospheric pressure is known as the vapor pressure of the solution. भाई कोई लिक्विड है, ध्यान से समझो मेरी बात, कोई लिक्विड है, लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जब इन वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस प्रेशर को हम लोग उस समय कहते हैं भाई साहब, सॉरी ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉरी माय फॉल्ट। तो जब ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। कब? जब ये वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं इसके लिक्विड के साथ। दोबारा समझो, मैंने बॉइलिंग पॉइंट बता दिया गलती से, सॉरी। मान लो ये है एक लिक्विड पहले वेपराइज हो रहे हैं और एक समय आने पर ये लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उसके लिक्विड के साथ, मतलब और वेपर्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे और वेपर्स? क्योंकि इतने वेपर बन चुके हैं कि जितने वेपर ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लिक्विड नीचे से ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जिस समय पर जिस लिक्विड के वेपर्स इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं उसकी लिक्विड के साथ, उस समय पर इन वेपर्स का टोटल नेट प्रेशर कंटेनर पर क्या होता है, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर, उसे कहते हैं वीपी। और यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने इधर फिगर में देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट बना रखा है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने मान लिया ये है P0A, मैंने मान लिया ये P0A। क्यों? क्योंकि इस समय पर इस लिक्विड के वेपर्स, गैस के वेपर दोनों एकदम बराबर है, मतलब वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है डाउनवर्ड, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लिक्विड अपवर्ड, दोनों बराबर इक्विलिब्रियम पे हैं। और इस समय ये वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल ऑफ द कंटेनर पर, उसे हम कहते हैं इसका वेपर प्रेशर P0A। अकेला A है, इसमें कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं P0A। और याद करिए मैं इसको P0B कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम कर रखा है कि सॉल्वेंट B है, मेरे लिए सॉल्वेंट B है और सॉल्यूट A है। So I'm always assuming that the solute is A and solvent is B. I'm considering here is the only solvent. That is why इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर को मैं P0B मान रहा हूं, वेपर प्रेशर को मैं P0B मान रहा हूं। ठीक है, P0B। अब क्या है, मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया भाई साहब। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये हरे वाले देखो, हरे वाले, ये हरे वाले जो है ना, ये ढीट है, ढीट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नाम ही है इसका ढीट। ढीट मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये एस्केप नहीं करना चाहते, ये एस्केप नहीं करना चाहते भाई। ये स्मार्ट टेक के नाम से जो बच्चा आ रहा है, ये बहुत बार आ रहा है, कल भी आ रहा था भाई, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं अपने नाम से आइए, ऐसा कोई नाम जो मैं नहीं जानता मैं अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप बताइए ना बेटा, मुझे ऐसे नाम नहीं पता होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। बहुत अलाइन, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं ना, बहुत सारे जो मुझे नहीं, मैं जिनको नहीं जानता हूं तो ऐसे अलाउ नहीं कर पाता मैं। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट, अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल आप पढ़िए। अब देखिए हरे वाले क्या है, हरे वाले हैं NVS, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये बहुत है ढीट, ढीट मतलब वॉलेटाइल नहीं है, ये नहीं उड़ेंगे भाई, ये नहीं उड़ेंगे। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए। पहले सरफेस पर सारा का सारा सरफेस इज कवर्ड विद ब्लू बॉल्स, ब्लू सॉल्वेंट, सारा सॉल्वेंट इज अवेलेबल फॉर एस्केपिंग, पूरा का पूरा सॉल्वेंट अवेलेबल है एस्केपिंग के, पूरा का पूरा सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर एस्केपिंग, पूरा का पूरा सरफेस एरिया विल पार्टिसिपेट इन वेपर प्रेशर। बट जैसे ही तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब क्या हुआ भाई साहब, अब सरफेस पर कुछ आ गए NVS, हरे पार्टिकल। ये हरे पार्टिकल है ढीट, ये उड़ते नहीं है, एस्केप नहीं करते,
तो यहां से पार्टिसिपेशन हो गया काटा, जीरो। हरे का फिर पार्टिसिपेशन काटा, हरे का पार्टिसिपेशन काटा, हरे का तो जहां जहां हरा होगा वहां पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, मैं काट रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, मेरा पेन यहाँ पे चल रहा है, मैंने काट रहा हूँ क्रॉस, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहां से काटा, यहाँ जहां जहां हरा है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ थोड़ा सा सरफेस एरिया ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर बात क्या है सर? कुल मिलाकर बात यह है, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं ना, तो सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है। अब सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से, सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये हुई कि अब वो वाला पार्ट इनएक्टिव हो गया, वो वाला पार्ट वेपर्स नहीं बना पाएगा, वेपर्स नहीं बना पाएगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, इसका मतलब उस पार्ट से कोई भी वेपर नहीं आएगा। इसका मतलब अब सरफेस पार्शियली डीएक्टिवेट हो गया। पार्शियली डीएक्टिवेट क्यों हो गया? क्योंकि पहले सरफेस पर अगर 3 मॉलिक्यूल थे तो तीनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मान लो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये एस्केप करेगा, ये एस्केप करेगा, बट ये एस्केपिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो लेवल है, सरफेस है, वो पार्शियली डीएक्टिवेट हो गया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डीएक्टिवेट हो गया, यहां से कोई एस्केपिंग नहीं होगी। इसका मतलब पहले के मुकाबले एस्केपिंग हो गई कम। इसका मतलब पहले अगर इसका वेपर प्रेशर था P नॉट B, अब इसका वेपर प्रेशर होगा PT बराबर PA प्लस PB। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि PA तो 0 है, A तो है ही नहीं, तो PT इज ऑल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PB। तो अगर आपसे कोई कहे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर निकलवा रहा है सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट का अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट है ढीठ, सॉल्यूट है NVS। तो इसका मतलब तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो जगह खेलोगे, एक P नॉट B में खेलोगे, एक PB में खेलोगे। P नॉट B मतलब अकेले का, और PB का मतलब ही सॉल्यूशन का या फिर सॉल्यूट NVS मिलाने के बाद का, इन सारी बातों का एक ही मतलब। तो वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहां से आप जानते हैं डेल्टा PB अपॉन में P नॉट B होता है काई A। ये वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, B के वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन? A। आप समझो मेरी बात को कैसे? सर अगर मैं यहां पर कुछ A की जगह कुछ ब्लू बना दूं, मतलब A की मात्रा को कम कर दूं, हरे कम कर दूं, तो सर वहां से भी पार्टिसिपेशन होने लग जाएगा। हाँ, तो सर अगर, परंतु अगर मैं ज्यादातर को ग्रीन कर दूं, सभी को ग्रीन कर दूं अगर मैं ज्यादातर, तो जितना A बढ़ाओगे उतना ही डेड हो जाएगा सरफेस, सरफेस से पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर कितना कम होगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है तुम कितना ए डालते हो, कितना हीट डाल रहे हो, कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, उसी पर निर्भर कर रहा है पूरी तरह से, उसी पर निर्भर कर रहा है पूरी तरह से। तो इसीलिए डेल्टा पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पीबी को लिख सकता हूं P नॉट बी माइनस पीबी अपॉन में P नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए। आपको दोबारा बता दूं P नॉट B का मतलब क्या है, वेयर P नॉट B इज व्हाट? P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। डेल्टा PB है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सॉरी डेल्टा PB है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, कैसे पता लगा? P नॉट B से PB माइनस करके। जब मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ओरिजिनल वेपर प्रेशर P नॉट B से डिवाइड कर देता हूं, ये रहा, तो ये निकलता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई, तीन चीज हो गई, सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है P नॉट B एंड इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर कोई पूछ रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब भाई वेपर प्रेशर कितना कम हो गया किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने से, और इसको हम डेल्टा पीबी भी बोल सकते हैं। और अगर मैं कहता हूं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब वेपर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कंपेयर करो ओरिजिनल से, तब ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तीन चीजें हो गई भाई, इसमें से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट दीज आर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज, ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये तीन चीजें हो गई। वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों को टिप्स पे पता होनी चाहिए। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन का मतलब है कोई लिक्विड के वेपर जब उसी लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होती है तो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर, वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर। तुम सुनी नहीं रहे तुम लोग ध्यान से। ये है कोई भी लिक्विड, ये सिर्फ ए हो सकता है या सिर्फ बी हो सकता है या ए और बी दोनों हो सकता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एस्केप कर रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। एक समय आने पर लिक्विड ऊपर जाना चाहते हैं, हाँ जी, एक समय आने पर वेपर्स बहुत सारे बन गए, मान लो वेपर्स बहुत बन गए, धीरे धीरे बन रहे हैं, धीरे धीरे और वेपर बन रहे हैं। शुरुआत में कम वेपर थे, एस्केप कम हो रहा था, बाद बाद में वेपर बनते गए बनते गए। और ये वेपर्स हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नीचे भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बिल्कुल। अब नीचे से लिक्विड चाहता है ऊपर आना, ऊपर का वेपर चाहता है नीचे आना, तो एक समय आएगा जब इन गैस का नेट वेपर प्रेशर नीचे और लिक्विड्स का नेट प्रेशर ऊपर, ये दोनों बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब जैसे एक नया वेपर बना वैसे एक नया वेपर कंडेंस हो गया और वो नीचे चला गया, एक नया वेपर बना, एक पुराना वेपर कंडेंस हो गया। रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब अगर तुम 20 वेपर्स देख रहे हो तो 20 ही रहेंगे, जैसे एक नया 21वां वेपर बनेगा एक पुराना वेपर लिक्विड बन जाएगा। इस इक्विलिब्रियम के समय नेट वेपर्स का जो प्रेशर होता है वॉल ऑफ कंटेनर पर, उस प्रेशर को किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं, चाहे वो अकेला सॉल्यूट हो, चाहे वो अकेला सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूशन। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में एबिलियोस्कोपी। इसे दूसरे शब्दों में एबिलियोस्कोपी कहते हैं बेटा। अब दोबारा एक बात समझा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कोई भी लिक्विड जब बॉयल होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो गया, कितना बढ़ गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारा लिक्विड है, प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, वेपर्स बन रहे हैं बहुत सारे, वेपर्स बन रहे हैं बहुत सारे। इन वेपर का एक प्रेशर होगा, मैंने आपको कहा एक समय में आने पर इस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब किसी लिक्विड के प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं ना भाई वाटर बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। अब आप मेरी बात को कनेक्ट करिएगा, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर प्रेशर होता है कम, कम होता है बाहर वाला प्रेशर। तो इसका मतलब अंदर वाले प्रेशर को जल्दी से बाहर वाले के प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग इजी हो जाती है, बॉइलिंग आसान हो जाती है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर के प्रेशर को भी ज्यादा होना पड़ेगा बराबर होने के लिए, तो उस समय बॉइलिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग एक और तरह से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने का मतलब क्या हो गया, मतलब
ये वाला नॉन वॉलेटाइल है, ये उड़ेगा नहीं, यहां से पार्टिसिपेशन नहीं, यहां से पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले अब इसके वेपर्स कम बनेंगे। बिल्कुल सही। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। जितने पहले टेम्परेचर पर वेपर्स बन रहे थे उतने अब वेपर्स नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हुआ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से एस्केपिंग कम हो गई। एस्केपिंग कम हो गई तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो अंदर का वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर अंदर का वेपर प्रेशर कम होगा तो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में या मैच करने में या बराबर करने में अब और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो EBP हुआ। इसे इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मार्क माय वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर क्या होगा? डेल्टा टीबी मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। दिस विल बी टीबी माइनस टी नॉट बी। वाई टीबी? ये टीबी क्या है? टीबी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई साहब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, एलिवेट हो गया। एलिवेट हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट की मुकाबले। इसका मतलब जब प्योर सॉल्वेंट था उसके मुकाबले अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का टी नॉट भी था अगर मान लो, तो उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टीबी बढ़ गया। मैं छोटी सी बात बताता हूं, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब अंडे उबालते हैं या आलू उबालते हैं, तो हम लोग ऑफनली क्या करते हैं, अगर मैं उसमें पानी में नॉर्मल अपने पानी में अंडे डाल दूं या आलू डाल दूं तो क्या होता है? पानी उबल जाता है, पर तब भी अंडे और आलू उतनी अच्छी तरह से बॉयल नहीं होते। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हमारी मम्मियाँ उस पानी में हम लोग नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या हुआ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है नमक। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो अल्टीमेटली अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। तो जो जहां 100 डिग्री पे उबल रहा था अब 104 105 डिग्री पे उबलेगा। तो जो अंडा होगा या जो आलू होगा वो बेहतर ढंग से उबलेगा, पक जाएगा अच्छी तरह से, इसलिए नमक डाल दिया जाता है। तो यहां पर ये है डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है। ये आप लोगों को लर्न करना है। यहां पर केबी को हम लोग क्या कहते हैं? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं मोलल हीट कांस्टेंट। याद रखिए, ठीक है। अब आपको मैं दो चीजें बताने जा रहा हूं एक्स्ट्रा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहली चीज है ये, इस ग्राफ पे जरा ध्यान करिए, इस ग्राफ पे ध्यान करिए। ग्राफ पर इधर मैंने बनाया है वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर, ठीक है। अब पहले मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं, तो सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ऐसे। सॉल्वेंट का ग्राफ इस तरह से बन गया, इस रेड मार्क को देखे, इस तरह से। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब पूरा समझाता हूं। इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना था, पर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर और बढ़ गया। टेम्परेचर और बढ़ाया तो वेपर प्रेशर और बढ़ गया, और वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ गया। 1 atm का मतलब है इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर ध्यान दे रही है, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। इस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा? टी नॉट बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इस वाले को क्या कहा जाएगा? टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। इट विल बी कंसीडर्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैंने जब इसमें सॉल्यूशन तैयार किया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, ध्यान से देखिए। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ? ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ग्राफ तुम एनी टाइम क्या कहोगे? सॉल्वेंट से नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? तो मैं कहूंगा नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कौन डिसाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है? वेपर प्रेशर।
तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? तो मैंने अभी भी बताया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि उसमें आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल चुके हो। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जिद्दी, जो एस्केपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वेपर प्रेशर को कम कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, पीछे भी मैंने यही बताया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है एनवीएस के डालने पर। यहां पर भी वेपर प्रेशर कम हो गया तो सॉल्यूशन की लाइन हमेशा नीचे बनेगी। तो अगर आप सॉल्यूशन की लाइन नीचे बनाओगे तो ऑब्वियसली इसको टच करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो मैंने और एनवीएस डाल दिया, और एनवीएस डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ और नीचे बनेगा। तो ध्यान से देखो, अगर सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे बनेगा तो ये उतनी ही आगे जाकर उसको कट करेगा, मतलब उतनी ही आगे जाकर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। और जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, उसी को तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब सर एक बात तय है, आप जितना ज्यादा, ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा आप एनवीएस डालेंगे, आप जितना ज्यादा एनवीएस डालेंगे ग्राफ उतना नीचे बनेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना आगे जाकर ये इस लाइन को काटेगा, उतना आगे टेम्परेचर, उतना ज्यादा टेम्परेचर पर उसका वेपर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर बनेगा। इसका मतलब जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब ये डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा पीबी। जितना ये होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लाइन के डेल्टा टीबी के। जितना वाई एक्सिस का डिफरेंस होगा उतना ही एक्स एक्सिस में डिफरेंस होगा, उतना ही डेल्टा टीबी होगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने केबी का एक फार्मूला लिखवाया है, केबी इज इक्वल्स टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन में 1000 एलवी। एलवी क्या होता है, एलवी का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आ सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केबी, केबी के लिए कौन सा सही है। तो आप लिखेंगे, और यहां से मैंने सारी वैल्यूज डाल देता हूं, तो यहां से वाटर की केबी की वैल्यू आ जाती है 0.515 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। क्या है, हाँ सब कुछ लिक्विड है, सब कुछ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तभी तो है जब कोई सॉलिड लिक्विड बन रहा है, वेपराइज हो रहा है, सॉरी लिक्विड गैस बन रहा है, वेपराइज हो रहा है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब आते हैं तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। तीसरा है डीएफपी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों को बता दूं अगेन, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डीएफपी इज फ्रीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जितना ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसे कहते हैं क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी कहते हैं। मैंने एक और फार्मूला इधर लिखा है, ध्यान रखना। अगर इसी फार्मूले में मैं लेटेंट हीट ऑफ की बात करता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो लेटेंट हीट ऑफ ये हमेशा क्या होता है, मोलर मास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में मोलर मास। ये एक रिलेशन होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में। तो अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो ये आ जाएगा Kb इज इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा मास, मोलर मास, और नीचे आ जाएगा 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। मतलब अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज द रिलेशन पुट करके मैंने यहां दिखा दिया, देख लीजिए आप। तो इसका मतलब ऑप्शन हो सकते हैं दो, और पूछे अगर आपसे कौन सा सही है तो आप उस हिसाब से अपना काम करिएगा, ध्यान करिएगा।
और इधर भी मैं लिख सकता हूं RTF² अपॉन में फ्रीजिंग की बात हो रही है तो 1000 अपॉन में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह ही उन्होंने क्या कर दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन में मोलर मास, जो उधर जाके अपोजिट होकर ये रिलेशन बना रहा है। इस बात का ध्यान करिएगा आप, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। दिस इज अ वेरी गुड एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद इस ग्राफ को भी देखेंगे, जितना वो बॉइलिंग पॉइंट में आगे कटेगा ये उतना ही पीछे कटेगा। मतलब ध्यान से देखिए एक बार, जिनको ग्राफ में दिक्कत आ रही है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ग्राफ से एक केस बेस भी बन सकता है। हाँ बेटा बताएं। के बी में, के बी मतलब बॉइलिंग है, के बी मतलब है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब होता है लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, और यहां पर होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब मैं फ्रीजिंग की बात करता हूं, फ्रीजिंग का मतलब है कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। यहां पर होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो फ्रीजिंग में फ्यूजन आएगा, बॉइलिंग में वेपराइजेशन आएगा। तो यहां पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहां पर ये वेपराइजेशन है। ठीक है, अब एक ग्राफ पे आ जाए। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरी अंदर की फीलिंग है कि ग्राफ के ऊपर भी एक एमसीक्यू अच्छा सा क्वेश्चन बन जाए। तो मान लो एक ही ग्राफ पे मैं बॉइलिंग भी दिखाऊं और वो भी दिखाऊं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग भी दिखाऊं और फ्रीजिंग भी दिखाऊं। So where we are here. So let me add another slide here, and ऐसा ग्राफ बनाओ, ध्यान से देखना है। एक ही ग्राफ पर मैं चाहता हूं दोनों चीजें लिखना। यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ को हम समझने की कोशिश करें। यहां पर मान लो एक एटीएम है प्रेशर, एक एटीएम है, यहां पर एक एटीएम है। अब क्या है, अगर मैं एक प्योर सॉल्वेंट की बात बताऊं, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ इज लाइक दिस। थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा कर्व होता है ऐसे। ये है प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर मैं सॉल्यूशन का बनाऊं तो सॉल्यूशन का ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्योंकि सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे बनेगा। अच्छा, मैं सॉल्यूट और डालूं तो सॉल्यूशन का ग्राफ और नीचे, सॉल्यूट और डालूं तो सॉल्यूशन का ग्राफ और नीचे, ऐसे ही बनने। तो इसका मतलब इंटायरली डिपेंड करता है, ये देखो जितनी वो आगे जाकर कटेगा, देख रहे हो ना, उतना आगे जाके कटेगा। मतलब ग्राफ जितना नीचे बनेगा, वेपर प्रेशर जितना कम होता रहेगा, मतलब जितना आप काइये बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही टीबी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता रहेगा। तो ग्राफ जितना नीचे आएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आगे जा रहा है। देखो ये यहां पर मैच हो रहा है, तो यहां पर इसका बॉइलिंग है, अगर यहां पे जा रहा है तो ये उतना ही आगे जाता रहेगा। तो ध्यान रखना, वो जितना आगे आप बनाओगे वो उतना ही आगे जाके उसे कट करेगा, उतना आगे जाके उसे कट करेगा। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। तो ये जब इसको नीचे मिलाता मैं अगर, तो इसको कहलाता टी नॉट बी, क्योंकि सॉल्वेंट जहां नीचे मिल रहा है, और इसको कहूंगा मैं टी बी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन जहां पे मिल रहा है। इन दोनों के गैप को ही कहूंगा डेल्टा टीबी। ठीक है, पर अगर मैं फ्रीजिंग का भी इसी में बताना चाहूं, तो फ्रीजिंग होता है सॉलिड, और सॉलिड का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये बनता है सॉलिड। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई,
मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशन भी बताई है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बनाई है, द प्रेशर एट विच, जब the pressure at which, when the pressure of the gas exerted on the walls of container, when the vapor pressure of any liquid is equal to its vapor pressure is equal vapor pressure, या फिर when the pressure exerted by vapors of any liquid becomes equal to the pressure exerted by its liquid। वेपर्स और लिक्विड्स का प्रेशर जब बराबर हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, when the vapor pressure of any liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid state, to the vapor pressure of its solid state, मतलब वो फ्रीज हो गया है, ये सॉलिड का है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट अगर मैं नीचे मिलाऊं तो इस पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो चुका है, मतलब ये है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है सॉल्यूशन का, तो इसे कहेंगे डेल्टा टीएफ। तो ये कम हो गया, वो बढ़ गया, ये इंक्रीज हो। इस तरह से सारे ग्राफ एक ही में आ सकते हैं। यहां से भी एक बहुत अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला क्या है, वही है डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, जहां पर एम का मतलब होता है मोलालिटी। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। RLVP है, EBP है, DFP है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये CP है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब जब दो, ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने लिक्विड्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। यहां पर है मान लो प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ही वो मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली अलाउ कर रहा है कि भाई सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। यहां पर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के साथ साथ अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी डल चुका है, ये रहा, ये है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब आप जानते हैं एनवीएस कितना भी दम लगा ले, एनवीएस नहीं जीत सकता, एनवीएस नहीं जा सकता है, एनवीएस का पार्टिसिपेशन 0। इसका मतलब अल्टीमेटली कहां का प्रेशर जीत गया, प्योर सॉल्वेंट की साइड का प्रेशर जीत।
तो प्योर सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट लिख दिया मैंने, हाँ प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है सॉल्यूशन की साइड, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फोटो से, इस डायग्राम से, कभी कंफ्यूज मत होना। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड को इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। मैं इधर एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर मान लीजिए दोनों तरफ सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, ये एसपीएम है, इधर भी सॉल्यूशन है और इधर भी सॉल्यूशन है, ठीक है। व्हाइट वाले हमारे क्या है? व्हाइट वाले हैं हमारे सॉल्वेंट, व्हाइट वाले सॉल्वेंट है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहां कॉन्सेंट्रेशन C2 है। अब आप मुझे बताएं जरा एक बार ठंडे दिमाग से, कहां कॉन्सेंट्रेशन अधिक है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अधिक है। अरे यार क्या बात कर दी तुम लोगों ने, गधों वाली बात। येलो वाले सॉल्वेंट है, येलो वाले सॉल्यूट है, येलो कलर जो क्रॉस मारा हुआ है, सॉल्यूट मतलब जो एसपीएम से ट्रांसफर नहीं कर सकता। दोबारा सुन लो, एनवीएस वो होते हैं जो एसपीएम से नहीं घुस पाएंगे। तो कहां येलो वाले अधिक है? C1 में। C1 मतलब C1 ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका मतलब जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन अधिक का मतलब वहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अधिक है, और जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अधिक है वहां सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम होगा तो वहां की साइड से सॉल्वेंट का लगने वाला प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ की साइड से सॉल्वेंट का प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ होगा। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस की ही दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना। और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना, इसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर तुमने यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड पे एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन पे धक्का मार रहे हो तुम, तो क्या होगा? अगर तुम पिस्टन पे धक्का मार रहे हो तो इसका मतलब यहां से तुम एक एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो भाई साहब। अब मेरी बात को समझिए, एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है सर? मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर पीले वाले ना कम पढ़ रहे थे। पीले वाले कम क्या पढ़ रहे थे? पीले वाले तो यार बेकार है, बेवकूफ है, ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। तो सॉल्वेंट है व्हाइट वाले, ये सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट ने बाहर से हेल्प मंगवाई है। अब बाहर से हेल्प आ रही है, बाहर से हेल्प आ रही है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो यहां से मूवमेंट हो रहा था, पर अगर बाहर से प्रेशर लगेगा तो इस फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगा, ये फ्लो स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और एक समय आने पर ये उतना ही हो जाएगा, दोनों एकदम टक्कर की कांटे पे हो जाएंगे, दोनों बराबरी पे आ जाएंगे, और इस समय पर कोई भी फ्लो नहीं होगा। जिस समय पर ऑस्मोसिस रुक जाता है साधारणतः, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बच्चों। इसके अलावा ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, मतलब अगर मैंने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, ज्यादा मतलब एक प्रेशर पर तो वो रुक जाता, पर अगर और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो वहां से पानी निकल के आएगा। देख रहे हैं आप, उल्टा काम हो रहा है। वैसे फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि फ्रेश वाटर में वाटर की ज्यादा प्रेजेंस है, और वाटर ज्यादा है तो एसपीएम से वही ट्रैवल करेगा। पर नहीं, जब यहां से वाटर का प्रेशर ज्यादा आ रहा था, तुम बाहर से
पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे और वो इक्वलाइज कर रहा था। पर अगर तुमने बाहर से प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा डाल दिया तो अब प्रेशर उल्टा हो गया, फ्लो उल्टा हो गया, अब सॉल्ट वाटर से वाटर यहाँ आने लग गया। यही काम हमारा आरओ करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जाम में पूछा जाता है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस ये है। रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई प्रैक्टिकल यूज बताओ। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल यूज है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, पानी में से नमक को हटाना। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुन लेना। कोई पर्टिकुलर रिवर्स एसपीएम बताओ, तो मैंने एसपीएम के ऊपर यहाँ नोट लिख दिया है। फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द लेबोरेटरी कॉपर फेरोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका यूपीएससी नाम तो बता दो। कॉपर स्पेस हेक्सा साइनाइडो फेरेट 4, इसका आईयूपीएसी नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये ऑप्शन दे दिया और कहा कि इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंटली यूज्ड एसपीएम है, बताओ भाई साहब। आजकल अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने का टाइम है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा रिमेंबर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट वर्क इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, काम नहीं करता क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये इसकी कमी है, लिमिटेशन। इसके अलावा ये बचपन से हमें पढ़ाए जा रहे हैं, सेलुफेन की शीटें, पैरिचमेंट का पेपर, एनिमल की स्किन, ये सब तो है ही, प्याज की झिल्ली, ये सब तो पुराने हैं ही। इसके अलावा एक इसमें यूज करते हैं एक और cellulose acetate, yes, is also a frequently used SPM in RO, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑस्मोसिस सिर्फ क्या होता है, लिमिटेड इसके लिए होता है, ये सब के लिए सॉलिड लिक्विड गैस सभी में डिफ्यूजन होता है। रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता। मैं डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। एक कमरे में धूप अगरबत्ती जला दी जाती है, पूरे घर में वो सुगंध फैल जाती है, वो गैस का डिफ्यूजन है, डिस्पर्जन है। सबसे अच्छा डिफरेंस इसका सबसे आखिर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा पॉइंट इसका कि ऑस्मोसिस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, डिफ्यूजन तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। धूप अगरबत्ती अगर फैला दो तो चारों तरफ फैल जाएगी, पर ऑस्मोसिस सिर्फ एक तरफ जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के। इसके अलावा मैंने हाइपरटोनिक जब ज्यादा हो जाता है, हाइपो जब कम होता है, और आइसो ये भी करा रखे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से 2016 में आ चुका है, 3 नंबर का, इस बार भी आ सकता है। हमारा सेल वॉल याद रखिए, हमारा जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स ब्लड सेल्स, इसके अंदर ब्लड सेल्स हमारे ब्लड सेल के अंदर भी एक लिक्विड होता है और ब्लड सेल के बाहर भी एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये 0.9% NaCl के साथ आइसोटोनिक होता है। मतलब अगर इतना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर मूवमेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं होगी। बट अगर उससे ज्यादा हो गई तो ये बाहर की तरफ लिक्विड बह जाएगा, इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, सेल श्रिंक हो जाएगा। अगर उससे कम हुआ, उल्टा हो गया, तो अंदर की तरफ लिक्विड चला जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस से सेल फूल जाएगा। बहुत अच्छा एक्टिविटी का क्वेश्चन या फिर केस बेस का क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम लोग देखते हैं हमारे रेजिन्स, किशमिश कभी फूल जाते हैं एंडोऑस्मोसिस की वजह से, कभी सिकुड़ जाते हैं एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। आचार, भाई साहब आम, इतना तगड़ा बड़ा आम रखता हूं मैं, आचार बनने के बाद वो सूख जाता है। मिर्च इतना बड़ा लंबा होता है, सूख के आचार में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आचार में रखते हैं, बाहर तेल रखते हैं, मसाले रखते हैं, बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस होता है, अंदर का लिक्विड बाहर आता है और आचार श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, मैंने इधर लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर आई से शो किया जाता है, आई से शो किया जाता है वेंट ऑफ फैक्टर को, आई से शो किया जाता है। और ये क्या है, ये एक रेशो है। रेशो किस किस का रेशो है, कौन मुझे बताएगा? वेंट ऑफ फैक्टर किस किस का रेशो है? दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, बताओ क्या
ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर एक बड़ा फेरबदल आ जाता है, एक बड़ा फेरबदल आ जाता है, एबनॉर्मल मोलार मास। इसका मतलब हम लोगों ने सॉल्यूशंस को 3 भागों में बांट दिया। हमने सॉल्यूशंस को, जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्यूशन 3 भागों में बांट देते हैं। एक है जिसमें सिर्फ डिसॉल्यूशन होता है, मतलब घुलना, जिसमें सिर्फ सॉलिड लिक्विड में घुलता है। इसके केस में उन्होंने मान लिया आई की वैल्यू 1 के बराबर है, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर 1 के बराबर है। पर एक वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है, जैसे NaCl, KCl, इनके केस में। और यहां पर क्या था? शुगर, सुक्रोज, ज्यादातर कोवेलेंट सॉलिड्स, मोस्टली कोवेलेंट सॉलिड्स, ये सिर्फ घुलते हैं। और ये मोस्टली आयोनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मोस्टली आयनिक सॉलिड्स, ये टूटते हैं। ये टूटते हैं तो क्या होता है, मैं बताता हूं आप लोगों को क्या होता है। कल मैंने एक सॉल्यूशन लिया और कहा कि मैंने 100 ग्लूकोज डाले बेटा, तो 100 ग्लूकोज विल एक्ट लाइक 100 ग्लूकोज यूनिट्स। बट अगर मैंने 100 ग्लूकोज की जगह 100 NaCl डाल दिए, they are not acting like 100 NaCl units, my dear. Why? Because NaCl may dissociate and act like two individual species, Na plus and Cl minus. तो 100 NaCl कितने पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स कि 100 NaCl कितना परसेंट डिसोसिएट होते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात। इसका मतलब अगर 100% डिसोसिएशन हो जाता है, then there will be 100 Na plus and 100 Cl minus. That means there will be 200 species which were working, जो काम कर रहे थे 200। एक जगह पर मैंने 100 ग्लूकोज लिया, वहां पर कितने पार्टिकल काम कर रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व कितना किया, मेरा कैलकुलेशन क्या है 100, मेरा ऑब्जर्वेशन कितना है 100, ठीक है। मैंने जब 100 NaCl डाला तो what is my calculation, 100 NaCl। now what is observation, देख क्या रहा हूं, देख रहा हूं 200 पार्टिकल काम कर रहे हैं भाई। तो now observation is different from calculation, यहां पर अलग हो गया। अब अगर मैं मान लो 100 फॉस्फोरस डाल देता हूं, तो आप जानते हैं फॉस्फोरस क्या होता है, तीसरा तरह का आइटम। यहां पर टेट्रामराइजेशन हो जाता है, मतलब 4 फॉस्फोरस मिलकर एक बनते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कितने पार्टिकल्स एक्चुअल में एक्ट करेंगे, 25। क्यों? क्योंकि 100 फॉस्फोरस डाले थे, काम तो 25 ही करेंगे, क्योंकि 4 फॉस्फोरस मिलकर एक सिंगल स्पीशीज की तरह काम कर रहा है। नाउ हाउ मेनी एक्चुअली स्पीशीज आर वर्किंग ओवर देयर, ओनली 24। तो यहां पर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई सारे फार्मूले तो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या वो सिर्फ डिसोल्यूट हो रहा है, क्या वो डिसोसिएट हो रहा है, और तीसरा क्या वो एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन जैसे मैंने अभी बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएट होते हैं, डाइमराइज होते हैं। फॉस्फोरस टेट्रामराइज होता है, टेट्रामराइज का मतलब है 4 फॉस्फोरस मिलकर एक बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज होते हैं, डाइमराइज का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक बन जाते हैं। तो इस केस में I इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पर I की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। Why I की value will be greater than 1? Because greater number of moles are actually working. How many moles are working? 200 moles are working. And theoretically you are taking how many moles? 100. Every time you are taking whatever the amount, मान लो 100% dissociate नहीं हो रहा यार, it dissociates into 60%। तो इसका मतलब 100 में से 60 NaCl टूट जाएगा। अगर 60 NaCl टूट गया तो 60 Na प्लस मिलेगा, 60 Cl माइनस मिलेगा, और 4 NaCl एज इट इज रहेगा। तो तब भी तो ये 160 हो गया मेरे भाई, 100 से तो ज्यादा ही होगा। एनी टाइम इट विल बी ग्रेटर देन द 100।
इसका मतलब सर हर बार डिसोसिएशन में वैल्यू बड़ी आएगी, एसोसिएशन में हर बार वैल्यू छोटी आएगी। तो यहां पर हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांट दिया। बेटा बताइए, वो भी तो मॉलिक्यूल की तरह ही काम करेगा। ये देखो, इस फिगर को समझो, इस फिगर को, इस फोटो को, इस फोटो को समझो, इस फोटो को समझो, इस फोटो को समझो। जब मैंने 100 NaCl लिया तो 100 Na प्लस होंगे, सॉरी 40, मान लो 60% डिसोसिएट हो गया, तो 60 Na प्लस होगा सरफेस पर जो वॉलेटाइल नहीं होगा, 60 Cl माइनस होगा जो वॉलेटाइल नहीं होगा, 40 NaCl भी तो होगा जो वॉलेटाइल नहीं होगा। वो कहां गायब थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो उसके अंदर ही। तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी। तो टोटल पार्टिसिपेट ना करने वाले कितने हैं? 160 हो गए। तो NaCl जो नहीं डिसोसिएट किया वो भी तो नॉन वॉलेटाइल ही रहेगा, वो भी तो एस्केप थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसोसिएशन वाले केस में वैल्यू बढ़ जाती है, जितना भी आप लेते हैं उससे अधिक मात्रा में काम करती है वैल्यू, एसोसिएशन में उससे कम करते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखा रखा है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंटायरली डिपेंड ऑन अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I-1 N-1, और यहां पर मैंने आप लोगों को करवा रखा है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 अपॉन में 1 माइनस एन, वेयर अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां पर n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड। 1 अपॉन n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, और सारे फार्मूले वही एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब पहला फार्मूला क्या है? डेल्टा बी अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए, इनटू में लग जाएगा आई आयनाइजेशन, ओ सॉरी वेंट ऑफ फैक्टर। दूसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, इंटू में लग जाएगा आई। फिर तीसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम इंटू आई इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू आई। सबके साइडों में आई 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 लग जाएगा, सबके साइडों में आई 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 लग जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर बन जाएगा। और इसी के साथ अच्छा एक और तरह की चीज मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लो 100% डिसोसिएशन है, फॉर 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन में क्या होगा? पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। मतलब डिसोसिएशन के केस में अल्फा का फार्मूला याद करिए क्या है? I-1 अपॉन में N-1, ये है। अब मैंने कह दिया अल्फा क्या है? 100% डिसोसिएशन, 100% का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर 100% अल्फा विल बी 1, तो 1 इज इक्वल्स टू I-1 N-1, ये बन गया। तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, N-1 इज इक्वल्स टू I-1, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू N। तो इसका मतलब ये पूछा जाता है, कि पहले भी पूछा जा चुका है, कि अगर कोई आइटम 100% डिसोसिएट हो रही है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? जो n है वही उसका वेंट ऑफ फैक्टर है। एग्जांपल, व्हाट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 100% डिसोसिएशन ऑफ NaCl, NaCl, MgBr2 एंड अभी जो मैंने करवाया था ये वाला, ये इन तीनों में क्या होगा? इसकी वैल्यू पेपर में क्या आएगा? व्हाट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 100% डिसोसिएशन। तो NaCl 100% डिसोसिएशन होगा, तो मैंने क्या कहा? I विल बी n, I विल बी n का मतलब क्या है? जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो n के बराबर होगा। n मतलब कितने आयंस में टूट रहा है? Na प्लस और Cl माइनस, दो आयंस में टूटेगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी। MgBr2 तीन आयन में टूटेगा, कैसे? Mg2 प्लस मिलेगा और 2 Br माइनस मिलेंगे, तो टोटल 3 आयन मिल गए, 3 आ गई। I इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 3।
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Cu प्लस में टूटेगा। अब Cu के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो मैं तुम्हें भी बताता हूं कैसे करोगे आप। प्लस FeCN6, इसके ऊपर 2 माइनस तो इसके ऊपर 2 प्लस, 4 माइनस। तो इधर हम देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, इधर टोटल कितने मिल रहे हैं, टोटल आयंस कितने हैं, N कितने हैं, चेक करिए इधर टोटल आयन 2 कॉपर के और 1 ये, टोटल N है 3 और यही होगा I। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से एसोसिएशन के केस में भी पूछे जाते हैं। फॉर 100% एसोसिएशन, फॉर 100% एसोसिएशन के केस में भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं 100% एसोसिएशन के केस में, मैंने अभी क्या बताया था, अल्फा का फार्मूला क्या बताया था, 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन। अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन, तो यहां से भी आई की वैल्यू 1 अपॉन एन आ जाएगी। ये 100% एसोसिएशन के लिए। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन, व्हाट विल बी द Van 't Hoff factor for a solute undergoes 100% dimerization, trimerization और टेट्रामराइजेशन। तो अगर 100% डाइमराइजेशन हो जाता है तो आई की वैल्यू होगी 1/2। ट्राइमराइजेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, आई की वैल्यू 1/3। टेट्रामराइजेशन बन रहे हैं तो आई की वैल्यू 1/4। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इसी तरह से आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी निकाल लिया है, बुक 1 भी कर ली है, सॉल्यूशन चैप्टर, जो अपने आप में बहुत ही मानते हैं बच्चे इसको बहुत दिक्कत, वो भी कंप्लीट